नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बारिश की वजह से बिगड़े हालात की खबर के साथ। लगातार उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से बिगड़े हालात नजर आ रहे हैं। आपको तमाम तस्वीरें इस वक्त हम दिखाते हैं, जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भूस्खलन के बाद सड़क ब्लॉक हो गई। यहां बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई और टूटकर गिरने लगी। पहाड़ी खिसकने की वजह से रास्ता भी टूट गया। सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते में फंस गए हैं और कई घंटे से लंबा जाम लगा हुआ है। पोटाना साहिब को कनेक्ट करने वाले नेशनल हाईवे 707 को उत्तराखंड वाले भी इस्तेमाल करते हैं। भूस्खलन की वजह से कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के चलते एक दीवार ढह गई। दीवार ढहने से वहां मौजूद करीब आधा दर्जन गाड़ियों के ऊपर टिन शेड गिर पड़ा। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कार हादसे में घायल एक व्यक्ति को वहां से निकालने के लिए स्थानीय लोगों और बचाव दल ने राहत अभियान चलाया। उसे रस्सी के सहारे भारी बारिश से उफनते जहलमान नाले के दूसरी ओर ले जाया गया। ये व्यक्ति लाहौल स्पीति के टिंडी इलाके में कार हादसे में घायल हो गया था। इधर दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से तबाही की खबर है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के मलबे में कंस्ट्रक्शन कंपनी का लेबर कैंप आ गया। वहां रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। आज सुबह मूसलाधार बारिश के बाद बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरे। अचानक सैलाब आया और कैंप में मौजूद 8 मजदूर बह गए। उनमें से 3 को बचाया गया है, जबकि अभी भी 5 की तलाश की जा रही है। इधर कोलकाता में भी लगातार बारिश के बाद से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घुटनों तक पानी है। दुकानें भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इधर मिदनापुर में भी भारी बारिश के बाद पानी भरने से लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें आई। ट्रैफिक जाम लगने से लोग परेशान रहे। राजस्थान के सीकर में जबरदस्त बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग समूचे उत्तर भारत में बारिश की मार पड़ रही है। तमाम नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है। बनारस के कई घाट पानी में डूबे हैं। गंगा किनारे स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वर मंदिर भी पानी में डूब चुका है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है और यमुना का जलस्तर 205.44 मीटर से ऊपर जा चुका है। हैरानी इस बात की है कि अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब यमुना सूख रही थी और अब खतरे के निशान को पार कर गई है। बिहार के कटिहार शहर के महापौर शिवराज पासवान की कल देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस हत्या के पीछे 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और उनका कहना है कि इस घटना का कोई राजनीतिक रंजिश से लेना देना नहीं है। कटिहार शहर में बृहस्पतिवार शाम मेयर शिवराज पासवान अपने घर ड्राइवर टोला से मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर जा रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान उन्होंने अपने अंगरक्षक को भी साथ नहीं लिया था। ये लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि शिवराज पासवान जी को एक फोन आया। उसके पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी आज इतने बाहर नहीं निकलना। फोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया। 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। मृतक शिवराज पासवान की कटिहार में एक तेज तर्रार नेता के रूप में पहचान थी। हाल में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान उनके घर भी गए थे। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर में दर्ज 11 लोगों में से 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। प्राथमिकी दर्ज हुई 11 आदमी के पर नेम्ड एफआईआर हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और भी अभियुक्त शाम तक पकड़े जाएंगे और 4 अभियुक्त जो पकड़ाएंगे उनके बयान से और भी तथ्य उभर के सामने आ रहा है। उसे फर्दर कार्रवाई करेंगे हम लोग। इस घटना की गूंज आज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। जब थाने बिकने लगते हैं, जब तबादले में पैसों का खेल होने लगता है, तो भ्रष्टाचार और क्राइम एक साथ जुड़ जाता है। जब भ्रष्टाचार और क्राइम एक साथ जुड़ जाएगा तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर अंकुश खत्म हो जाएगा। देखिए, बिहार देश के सभी राज्यों की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन इतना बड़ा राज्य है, जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और आप ये निश्चिंत रहिए, कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा। ये राजद का जमाना नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अपराधी भाग जाते थे। कोई अपराधी बचेगा नहीं। फिलहाल राज्य सरकार का यही कहना है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और सबको गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। कटिहार से श्याम और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जिला जज की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने झारखंड सरकार से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीसी के जरिए 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। साथ ही झारखंड में अदालत परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा भी देने को कहा गया है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में दखल नहीं दे रहा। खाली झारखंड का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि वो यहाँ पर जो संज्ञान नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा इधर से, और हाई कोर्ट जो वहाँ पर संज्ञान लेकर काम कर रहा है उसको इजाजत दी जाएगी। लेकिन जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो बड़ा मुद्दा ये है कि ये घटना सिर्फ झारखंड में नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली घटना है। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं अदालत परिसर में, चाहे जजों के साथ चाहे वकीलों के साथ। हमने कुछ समय पहले देखा था किस तरीके से आगरा में एक वकील की हत्या कर दी गई थी चैम्बर में जाके, वो भी मामला था। तो अदालत की में परिसर में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और पूरे देश का इस मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भले ही झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस किया है, लेकिन ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि न्यायपालिका की आज़ादी जो है वो तभी कायम होगी जब अदालत परिसर जो हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। तो यहाँ पर प्राइमा फेसी पहला कदम उठाया है इस घटना पर संज्ञान लेकर। लेकिन ये जो घटना है ये सिर्फ एक ट्रिगर करने का पॉइंट है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है कि देश भर की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद की जाए, कैसे न्यायिक अधिकारी और वकील आज़ादी से अपना काम कर पाएं बिना किसी दखल के, बिना किसी खौफ के। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो एक घटना झारखंड में हुई है जज की हत्या, वो उसको दखल नहीं देगा। जो हाई कोर्ट कर रहा है वो चलती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश तय करेगा देश भर की अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए। आज सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। इस बार हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं ली गईं। एक विशेष फॉर्मूले के तहत सीबीएसई ने मार्किंग की है। इस बार के नतीजे बेहद अच्छे रहे। 99.37% बच्चे पास हुए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह सीबीएसई ने बड़े फिल्मी अंदाज में घोषणा की कि आज 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों में उत्साह और उत्सुकता दोनों नजर आए। सीबीएसई ने एक विशेष फॉर्मूले के तहत मूल्यांकन कर नतीजे घोषित किए हैं। मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने 40% प्लस 30% प्लस 30% का एक फॉर्मूला तैयार किया था। 40% वेटेज 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम को मिले अंकों को दिया गया। 30% वेटेज 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम के नंबरों को दिया गया और 10वीं कक्षा के 5 विषयों में से 3 विषय जिनमें बेहतर अंक हैं उनका वेटेज 30% रखा गया। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 12वीं की परीक्षा में 99.37% छात्र सफल हुए। 99.67% लड़कियां और 99.13% लड़के। केंद्रीय विद्यालय के 100% छात्र पास हुए। 10% छात्रों ने 90% से अधिक और 5.37 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। लेकिन ज्यादातर छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नजर नहीं आए। जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से तो रिजल्ट हमारा खराब रहा है, क्योंकि ज़्यादा के लिए कहेंगे नहीं, हमारी 80+ की उम्मीदें थी, तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आया नहीं है। I got my results today and... मैंने इससे बेहतर की उम्मीद की थी। अच्छा होता अगर सीबीएसई ऑनलाइन परीक्षाएं कराता। If CBSE would have taken the exams offline or online. वहीं शिक्षक संतुष्ट नजर आए। ऐसा रिजल्ट ना कभी पहले आएगा और हम ऐसा चाहेंगे कि इस तरह का रिजल्ट कभी ना ही आए भविष्य में, तो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी ने बहुत मेहनत की। एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लिए एक सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस रिजल्ट को तैयार करने में एक पूरे चैलेंज की तरह से उसको लिया और वो रिजल्ट आज हमारे सामने है। जहां तक इसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, मैं कहूंगी कि ये रिजल्ट
जो स्कीम ऑफ असेसमेंट था वो काफी रिलायबल, अनबायस्ड था, ट्रांसपेरेंट था और वैलिड भी बहुत था। जो भी पढ़ाई बच्चों की हुई वो ऑनलाइन माध्यम से ही हुई और जो परीक्षाएं भी हुई वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही करानी पड़ी, जिसमें काफी चैलेंज था। जो बच्चे मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें अगस्त में परीक्षाएं देने का अवसर दिया जाएगा। कुछ बच्चे नतीजों से संतुष्ट भी हैं और कुछ असंतुष्ट भी, लेकिन इस बार का दौर बेहद अलग था। कोरोना की लहर थी, सैकड़ों शिक्षकों की मौत हुई कोरोना से, सैकड़ों बच्चे भी अनाथ हो गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने असंतुष्ट बच्चों को यही सलाह दी है कि इस पूरी प्रक्रिया से सीखें और आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई में शुरू हो रहा है डोर टू डोर वैक्सीनेशन। और अब बात करते हैं टीकाकरण की। तेलंगाना में हैदराबाद समेत 5 जिलों में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार टीकाकरण में तेजी लाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से टीका सप्लाई नहीं हो रहा। जब भी टीके की खेप यहां पहुंचती है, टीका केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। कल हमने सिकंदराबाद के एक टीकाकरण केंद्र की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से कोवैक्सीन लगवाने वालों की यहां भीड़ थी। आज भी उस टीकाकरण केंद्र पर वैसी ही भीड़ नजर आई। और अब बात मुंबई की करते हैं। टीकाकरण की बात करें तो जून की तुलना में जुलाई में 23% टीकाकरण की जो रफ्तार है वो कम पड़ी है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर उन मुंबई वासियों के लिए है जो कि चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े हैं। ऐसे 4,466 लोगों को बीएमसी उनके घरों में जाकर उन्हें टीका देने वाली है। आज से इसका ट्रायल शुरू हुआ है और अगस्त से इस अभियान की शुरुआत होगी। 78 साल की महमूदा फारूकी चल फिर नहीं सकती। कोविड की दूसरी लहर में ये ऑक्सीजन पर रहीं। आगे सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन सेंटर तक जा नहीं सकती क्योंकि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं। ये कोविड-19 से पहले मेरी मम्मी को तो बहुत प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से घर पे सब ट्रीटमेंट किया। आज वो ठीक हैं, लेकिन चल फिर नहीं सकती हैं। इनको हम लोग इनकी खिदमत करते हैं, इनको टाइम से खाना देते हैं, सूप देते हैं, जूस देते हैं। और मेरे अब्बा भी अभी 1 महीना पहले भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनका सोडियम वगैरह भी कम हो गया था। तो ये सब प्रॉब्लम है। अब ऐसे प्रॉब्लम के साथ हम इनको कहाँ ले जाएं, क्या करें? वैक्सीन के लिए सेंटर पे ले जा नहीं सकते और ये लोग जा नहीं सकते वहाँ। 63 साल के नारायण कल्याणकर भी घुटनों की तकलीफ के चलते चलने फिरने में असमर्थ हैं। पहली लहर में इन्हें कोविड हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक कतार में खड़े नहीं रह सके। जाने की मौजूद भी बोलता है हमारा नंबर नहीं आया, कुछ नहीं आया, फिर वापस वहाँ से रिटर्न आओ। ये अपने भी जमता नहीं, भाग दौड़ में यही सब से अपना घर में बैठ। दोनों घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते ज्यादा करके, और साथ चढ़ता है मेरा, ये हिसाब है मेरा। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद मुंबई में ऐसे 4,466 लोगों की सूची बीएमसी ने बनाई है जो बिस्तर पर पड़े हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। इनको कोरोना की वैक्सीन घर पर जाकर देने की योजना है। ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो चुका है। प्रायोगिक तौर पर सफल होने के बाद अगस्त से डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए निजी संस्था प्रोजेक्ट मुंबई का सहयोग बीएमसी ले रही है। विशेषज्ञों के दिशा निर्देशानुसार इनको कोवैक्सीन दी जाएगी। नियम के मुताबिक इन्हें कम से कम 6 महीने से बिस्तर पर पड़े होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। विशेषज्ञों की टीम की अगुवाई में टीकाकरण किया जाएगा। अपने घर पर ही वैक्सीन लेने के लिए पहले अपनी पूरी जानकारी covidvax2bedridden@gmail.com पर ईमेल के जरिए भेजनी होगी। मुंबई वासी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही इसका स्वागत करने योग्य कदम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और हमारे हिसाब से तो लगभग सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई थी वो सभी सारी चीज़ें गलत है। गवर्नमेंट अगर कुछ करती है जनता के लिए तो जनता को भी वो चीज़ समझना चाहिए। बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा स्कीम निकाला है। यानी जो एजेड लोग रहते हैं उनको चलना मुश्किल हो जाता है, लाइन बीन लगाना पड़ता है, उसके लिए अच्छा स्कीम है।
इन फैसलों के बीच आंकड़े बताते हैं कि टीकाकरण की रफ्तार मुंबई में जून की तुलना में जुलाई में 23% धीमी पड़ी है। तीसरी लहर की आहट भांपता महाराष्ट्र ज्यादा से ज्यादा टीके की मांग लगातार उठा रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।